the last lecture we were discussing about the machinability. So hope सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि machinability किसको बोलते हैं. The ability with which a raw material is being converted into finished product. This ability of the material is called as machinability. The ease with which raw material is being converted into finished product is called as machinability. So we compared the iron bar and a copper bar. So by comparing both of these materials, we can conclude that copper has good machinability property, whereas iron does not have the good machinability, because iron requires more efforts because of its strength or hardness. It requires more efforts to convert or to remove the material from its surface. So in short, अगर हम ऐसा बोलना चाहें उसको कि मशीनेबिलिटी मतलब कितनी आसानी से उसके सरफेस से आप मटेरियल रिमूव कर पा रहे हैं. मटेरियल रिमूव क्यों करेंगे हम उससे, उसके सरफेस से, ताकि उसको कोई एक शेप दे सके हम लोग. ठीक है, कोई एक शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ से मटेरियल को रिमूव करेंगे. तो कितनी आसानी से आप मटेरियल रिमूव कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मशीनेबिलिटी. देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़. अभी जिस तरीके से हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखा है, उसी तरीके से जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं. अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसमें कोरोजन होता है. कोरोजन, व्हाट इज़ कोरोजन? डिटेरियोरेशन. डिटेरियोरेशन मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन. दूसरा वर्ड अगर इसका सिनोनिम हम देखेंगे तो क्या है वो, डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन मतलब कि आपका जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तबाह हो रहा है, ख़राब हो रहा है. ठीक है, अभी रेनी सीज़न चल रहा है, अभी तो बहुत अच्छा चीज़ है कोरोजन को समझने के लिए. आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, घर में जो टू व्हीलर है आपकी या फोर व्हीलर है, उसके ऊपर रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाता है इस सीज़न के अंदर, पर्टिकुलरली रेनी सीज़न के अंदर. तो कोरोजन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे रस्टिंग होगी. रस्टिंग से क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जिस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर ये रस्टिंग होता है, उस पर्टिकुलर पार्ट की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, लूज़ होती जाएगी. और एक समय ऐसा आएगा कि वो वहाँ से टूट जाएगा, जहाँ से रस्टिंग हो रही है वो वहाँ से क्या होगा, आपका कंपोनेंट दो हिस्सों में वहाँ पे या तीन हिस्सों में, दो से ज़्यादा हिस्सों में क्या होगा, वहाँ से टूट जाएगा. सो दैट मीन्स कोरोजन की वजह से आपका जो मटेरियल है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, और एक समय ऐसा आता है जिसकी वजह से वो टूट जाता है, वहाँ से ब्रेक हो जाता है, उसका वो फ्रैक्चर पॉइंट बन जाता है. अभी देखो, कोरोजन दो टाइप का होता है. पहला जो कोरोजन है वो वेट कोरोजन. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो वेट कोरोजन का बताया, मतलब कि आपका जो पार्ट है, आपका जो मटेरियल है, वो कंटिन्यूसली वाटर के या लिक्विड के कांटेक्ट में है. अभी कोरोजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर से ही होता है, कोई और लिक्विड से भी हो सकता है. ठीक है, कोई और लिक्विड से भी, जिसके साथ केमिकल रिएक्शन उसका हो रहा है. केमिकल रिएक्शन जिस भी लिक्विड के साथ उसका होगा या जिस भी सब्सटेंस के साथ होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा. इसमें जो है कोरोजन के दो टाइप्स होते हैं. पहला जो है वो है वेट कोरोजन. वेट कोरोजन किसको बोलेंगे, जिसमें कंटिन्यूसली वो लिक्विड के कांटेक्ट में रहता है और वहाँ पे उसका डिस्ट्रक्शन होता है. इस टाइप के कोरोजन को हम लोग वेट कोरोजन बोलेंगे. अभी दूसरा और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपके घर के अंदर भी अगर कुछ मेटल का पार्ट रखा हुआ है जो बाहर आप लोग नहीं लेकर जाते हैं, उसके अंदर भी कोरोजन होता है. नोटिस किया आप लोगों ने? यस सर, ज़्यादा टाइम तक ऐसा रहेगा तो होता है. हाँ, ज़्यादा टाइम तक अगर ऐसा रहेगा ना, आपके घर के अंदर भी कोई मेटल का पीस रखा हुआ है जो आप बाहर नहीं लेकर जाते हैं, जो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है, डायरेक्ट जो है लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं आता है, उसके अंदर भी जो है कोरोजन होता है. उस टाइप के कोरोजन को हम लोग बोलेंगे ड्राई कोरोजन. अब दोनों में डिफरेंस ये है कि डिस्ट्रक्शन रेट जो होता है, डिस्ट्रक्शन रेट, जल्दी कौन गल जाएगा या जल्दी कौन डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. तो जो वेट कोरोजन वाला पार्ट है, या जो जिस पार्ट में वेट कोरोजन हो रहा है, जिस कंपोनेंट में वेट टाइप ऑफ कोरोजन जो है ऑकर हो रहा है, उस पार्ट का डिस्ट्रक्शन फास्ट होगा या डिस्ट्रक्शन रेट उसका जो है फास्ट रहेगा, जल्दी वो टूट जाएगा. और जो पार्ट या जो कंपोनेंट जिसके ऊपर ड्राई कोरोजन हो रहा है, उसके अंदर जो है उसका जो फेलियर होगा या उसका जो डिस्ट्रक्शन होगा, उसका रेट बहुत स्लो रहेगा. द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है, एयर जो बोला है ना बेटा, गैसेस से कैसे होगा, गैसेस से नहीं होगा डिस्ट्रक्शन. उसको डिस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए या कोई लिक्विड चाहिए. अब एयर के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर मीन्स व्हाट, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द
एयर इज कॉल्ड एज मॉइस्चर। अब आपको नेकेड आई से तो नज़र नहीं आएगा एयर के अंदर मॉइस्चर है, मगर ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हो, आँखों से अगर देखना चाहते हो तो कब देख सकते हो, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, और बाहर जो है विंटर का सीज़न है, अभी विंटर के सीज़न में आप कार के अंदर बैठे हुए हैं और आपने कार के जो ग्लासेस है उसको टोटली पैक कर दिया, कार को चारों तरफ से पैक कर दिया, डोर भी क्लोज है, उसके विंडोज़ भी क्लोज है, कहीं से जो है बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही। सो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड द कार विल गेट रेज्ड। इज इट? होगा ऐसे ही? सर कोई चीज यस फ्रिज से कोई चीज निकाली तो उस पे भी पानी आ जाता है। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वहीं पहुँच रहा हूँ मैं, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड व्हाट विल हैपन, द इनर टेम्परेचर और द टेम्परेचर इनसाइड द कार विल गेट रेज्ड, वो बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर विद द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर आउटसाइड ऑफ द कार। कार के बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा, कार के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और अब यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, दोनों जो प्लेस ए, कार के अंदर के हिस्से को हम लोग प्लेस ए बोल रहे हैं मान लीजिए, और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको प्लेस बी बोल रहे हैं। सो प्लेस ए और प्लेस बी के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया। ओके, सो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड यू विल नोटिस द वाटर ड्रॉपलेट्स विल गोइंग टू ऑकर ऑन द शील्ड्स और ग्लास, विंडो ग्लासेस, ठीक है। जो विंडो ग्लासेस रहेंगे ना आपके, जो डोर्स के ऊपर ग्लासेस लगे हुए रहेंगे, या फिर जो है आपकी जो विंडशील्ड है, जो फ्रंट का जो ग्लास होता है, उसके ऊपर आप महसूस करोगे कि उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स बनना चालू होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स। नोटिस किया ये चीज़ आपने? यस सर। यही सेम चीज़ जो है आप आपके घर के अंदर भी कर सकते हो। घर को टोटली पैक कर दो, आपके रूम को टोटली पैक कर दो, डोर्स क्लोज कर दो, विंडोज़ क्लोज कर दो। आमतौर पे ये जो चीज़ें हैं ये विंटर सीज़न में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि विंटर सीज़न में एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, और आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर आपके रूम का बढ़ा लोगे तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट जल्दी जो है वहाँ पे बन जाएंगे। दूसरा एग्जांपल अभी बताया है किसी ने, वो भी परफेक्ट एग्जांपल है उसके लिए, कि अगर आप क्या करते हो, रेफ्रिजरेटर से, आपके फ्रिज नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, उसको रेफ्रिजरेटर बोलना चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर से क्या करते हो, आप वाटर का बॉटल निकालते हो या अंदर से कोई भी चीज़ निकालते हो जो आपके रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर के हिसाब से सेट हो गई थी। मतलब उस प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है, उस बॉटल का जो टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल ही लेंगे हम लोग, ठीक है। उस वाटर बॉटल का जो टेम्परेचर है वो रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर के हिसाब से सेट हो चुका था। मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये टेम्परेचर पे वो क्या हो गया था, सेट हो गया था। जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो हमारे रूम का जो टेम्परेचर है 5 डिग्री या 4 डिग्री तो नहीं है, वो कितना रहेगा, दैट विल बी इन बिटवीन द 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ गया उसका। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, व्हेन द एयर विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद दैट बॉटल, ठीक है। जब भी हमारी जो रूम की जो एयर है वो वाटर के कांटेक्ट में जब भी आएगी या जैसे भी आएगी, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे उस एयर का सैचुरेशन टेम्परेचर रीच कर जाएगा। एयर का क्या होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज सैचुरेशन टेम्परेचर? सैचुरेशन टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर एट विच, यस, तो क्या होगा वहाँ पे, सैचुरेशन टेम्परेचर रीच कर जाएगा। नाउ व्हाट इज सैचुरेशन टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच particles or water particles or the moisture will get converted into water droplets। जो स्मॉल पार्टिकल्स है जो एयर के अंदर फ्लोट हो रहे थे, ठीक है, जो हमको नज़र नहीं आ रहे थे, वो स्मॉल वाटर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और कुछ समय बाद 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आप फील करोगे कि आपके बॉटल के ऊपर के हिस्से में, आपके बॉटल के आउटर सरफेस के ऊपर क्या है, पानी जमा हो गया है। होता है ना ऐसा? यस सर। तो अभी वो पानी कहाँ से आया है, कहाँ से आया, बॉटल के अंदर से निकल कर आया, मॉइस्चर। हाँ, वो पानी जो है आपके एयर के अंदर, आपके एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट्स थे, ठीक है, वो मॉइस्चर्स क्या हो गए,
सैचुरेशन टेम्परेचर रीच कर, अभी नाउ सैचुरेशन टेम्परेचर समझ में आया किसको बोलते हैं। सैचुरेशन टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे उसका फेज चेंज हो जाता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे उसका फेज चेंज हो जाता है, तो सैचुरेशन टेम्परेचर रीच हो जाता है उसका। और सैचुरेशन टेम्परेचर रीच होने की वजह से वो जो वेपर के फॉर्म में थे, अभी वाटर ड्रॉपलेट जो एटमॉस्फेरिक एयर में है वो कौन से फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में, दैट्स वाई यू कैन नॉट सी इट, इसी वजह से आपको क्या है वो नज़र नहीं आ रहे। बट जैसे वो सैचुरेशन टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, उसका फेज चेंज हो जाता है, वो वेपर से निकलेंगे और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे ही वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो आपको फिर वो नज़र आना चालू हो जाते हैं। वो कहाँ पे आप देख सकते हो, बॉटल के आउटर सरफेस के ऊपर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से जो करोजन होता है, इस टाइप के करोजन को हम लोग बोलते हैं ड्राई करोजन। क्या बोलते हैं उसको, ड्राई करोजन। अभी ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल बताया या विंटर सीजन का एग्जांपल बताया, होता क्या है कि हम एसी वगैरह ऑन कर लेते हैं, है ना, घर के अंदर एसी वगैरह ऑन करते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत लो टेम्परेचर हम लोग रीच कर जाते हैं, बराबर है। और वो लो टेम्परेचर रीच कर जाने की वजह से भी क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। एसी ऑफ जब करेंगे हम लोग, क्या होगा, मेटल का जो टेम्परेचर वो सडनली डाउन नहीं होता है, जबकि एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर जैसे डोर ओपन होगा, विंडो ओपन होगी, जैसे एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती जाएगी तो रूम का टेम्परेचर तो रेज होने लगेगा। बट जो है आपका जो मेटल होता है उसका टेम्परेचर सडनली रूम के टेम्परेचर के साथ मैच नहीं होता है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, उसका टेम्परेचर ठंडा ही रहेगा। वो मतलब कूलिंग इफेक्ट जो दिया था हमने एसी की वजह से, एसी की मदद से, तो वो कूलिंग इफेक्ट उसके अंदर रहेगा। और जैसे ये बाहर वाली हवा थोड़ी थोड़ी जब रूम में आना चालू होती है, जैसे डोर ओपन क्लोज होगा या विंडो ओपन क्लोज होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर जैसे जैसे अंदर आती जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस बनता जाएगा अगेन, और उसकी वजह से जो है मॉइस्चर जो जमा है एयर के अंदर, वो जो मेटल के सरफेस से टकराएंगे, जब उसके साथ स्ट्राइक करेंगे वहाँ पे मेटल के सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होगा, ड्रॉपलेट्स अगेन क्रिएट होना चालू होंगे, और वो ड्रॉपलेट्स की वजह से वहाँ पे करोजन होगा। आ रही है बात समझ में? यस यस सर। ड्राई करोजन और वेट करोजन, दोनों टाइप के करोजन समझ में आए? यस सर। तो इन शॉर्ट, करोजन की वजह से क्या होता है, आपका मटेरियल डिस्ट्रक्ट होता है, तबाह होता है, खराब होता है, ठीक है। तो और उसका दूसरा नाम अगर हम देखेंगे तो डिटोरिएशन होता है, डिटोरिएशन, ठीक है। करोजन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे डिटोरिएशन होगा। अब ये जो डिटोरिएशन है ये दो टाइप्स का होता है, ये करोजन होता है दो टाइप्स का होता है, ड्राई करोजन और वेट करोजन। ये दोनों भी चीज़ें समझ में आ गई आपको, ड्राई करोजन किसको बोलते हैं और वेट करोजन। अच्छा चलो, वेट करोजन का, मैं ड्राई करोजन का तो आपको डिटेल में बता दिया, वेट करोजन का एक एग्जांपल देता हूँ। मरीन इंडस्ट्रीज़ है, मरीन इंडस्ट्रीज जिसके अंदर शिप वगैरह होती है, आपकी जो पानी वाली शिप है, सबमरीन्स है ना, चीज़ें देखी है आपने फोटोज़ में इसमें, हाँ, या नाम सुना होगा आपने, शिप जो बड़े बड़े जिसके अंदर हमारा ऑयल आता है, या फिर जो हमारा सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, सारी चीज़ें, हाँ। तो ये जो शिप्स हैं ये कंटिन्यूसली वाटर के कांटेक्ट में रहती है, वाटर के अंदर ही रहती है, बराबर है। यस तो सर। इसका भी जो है करोजन होता है वहाँ पे, उसको ऑब्वियसली जब वो वाटर के अंदर रहेगी, वो भी सॉल्टी वाटर है, सी वाटर है, सी वाटर में तो करोजन का रेट और भी ज़्यादा होता है। तो वो वाला जो केस है, वो वाला, ये वाला जो एग्जाम्पल है हमारा, इसके अंदर जो करोजन होगा, इस करोजन के टाइप को हम लोग बोलेंगे वेट करोजन, जो कंटिन्यूसली वाटर के अंदर रहने की वजह से या वाटर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से हो रहा है। तो ये जो रहता है वेट करोजन, इसका जो डिस्ट्रक्शन रेट है वो फास्टर रहता है, ज़्यादा स्पीड से होता है, कम समय में हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा करोजन लग जाएगा वेट करोजन वाली कंडीशन में। और जो ड्राई करोजन रहेगा उसके अंदर ज़्यादा समय लगेगा उसको मटेरियल को डिस्ट्रक्ट होने के लिए या उसको करोजन होने के लिए, ठीक है। अब इस करोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसा मेटल ले सकते हैं जो उसके साथ नॉन रिएक्टिव है। अब ये जो करोजन हो रहा है क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अभी वहाँ पे दोनों का जो है केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है, तभी तो वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिटोरिएशन हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो उसमें डिटोरिएशन ही नहीं होगा या डिस्ट्रक्शन ही नहीं होगा, है ना। वाटर और आयरन जो है दुश्मन एक दूसरे को डिटोरिएट करते हैं। वाटर क्या करेगा, आयरन को डिटोरिएट कर देगा। जब दोनों का कांटेक्ट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ही होगा। अभी आपका जो रेफ्रिजरेटर है घर के अंदर या एयर कंडीशनर है घर के अंदर लगा हुआ, उसके अंदर भी एक लिक्विड फ्लो हो रहा है जिसको हम लोग रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। उस रेफ्रिजरेंट को पास करवाने के लिए वहाँ पे जो कॉइल्स का इस्तेमाल होता है या जो पाइप का इस्तेमाल होता है, वो मेटल, वो जो है आपका आयरन का बना हुआ नहीं होता है, वो कॉपर का बना हुआ था।
आप कॉपर का ही क्यों लेते हैं? अच्छा, कॉपर का लेते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग कर लेते हैं, ठीक है। कोटिंग करने का रीज़न क्या है वो आपका अभी जानना ज़रूरी नहीं है, आपको थर्ड ईयर में पता चलेगा। बट वो है कॉपर का ही क्यों ले रहे हैं हम लोग? कॉपर का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कॉपर इज़ नॉन रिएक्टिव, उसके अंदर कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है कॉपर का और उस रेफ्रिजरेंट का। दैट्स वाई वी आर प्रेफरिंग द कॉपर मटेरियल, ठीक है। उसी तरीके से एग्जांपल और एक मैं आपको बताता हूँ कि आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले अगर किसी के घर का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उन लोगों ने देखा होगा कि उनके घर के अंदर प्लम्बिंग के लिए जो पाइप इस्तेमाल हुए हैं, जो टेरेस के ऊपर ओवरहेड टैंक जो लगा होता है ना, उस ओवरहेड टैंक से लेकर आपके घर के अंदर जो टैप लगे हुए, नल जो लगे हुए, ठीक है, वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो पाइप का इस्तेमाल होता था वो मेटल के पाइप इस्तेमाल होते थे। एंड दैट ऑफ भी पर्टिकुलरली GI गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप्स इस्तेमाल होते थे मेटल के। राइट, देखा है किसी ने, नोटिस किया है? या फिर जिसका कंस्ट्रक्शन पुराना है, जिसका घर का कंस्ट्रक्शन पुराना है, वो लोगों ने देखा होगा कि पहले जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन के जो है पाइप्स इस्तेमाल होते थे घर में प्लम्बिंग पर्पस के लिए। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन के जो है पाइप्स पहले इस्तेमाल हुआ करते थे। ओवरहेड टैंक जो होता है ना, घर के ऊपर जो टैंक लगाते हैं हम लोग छत के ऊपर, छत पर, उस टैंक से लेकर आपके घर के अंदर जो टैप्स लगे हुए हैं, अलग अलग जो नल लगे हुए हैं बाथरूम में, किचन में, या फिर जहाँ पे भी आप देना चाह रहे हो, ठीक है, उन टैप्स को कनेक्ट करने के लिए जो पाइप्स का इस्तेमाल होता था पहले, मेटल के पाइप्स इस्तेमाल हुआ करते थे, वो भी गैल्वेनाइज्ड आयरन वाले। अब उनकी जो लाइफ होती थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि वाटर के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आने की वजह से ऑब्वियसली वो मेटल है, आयरन है, तो क्या होगा वहाँ पे, उसका डिस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे, हाँ, जंग पकड़ेगा। तो जिसका पुराना कंस्ट्रक्शन है उन लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन वाले पाइप जो हैं वो चोक हो जाया करते हैं या लीक हो जाया करते हैं, ठीक है। बट नाउ डेज you will observe we have replaced those galvanized iron pipes with the polymer pipes। अभी जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर सब UPVC या CPVC के पाइप इस्तेमाल होते हैं। यस सर, विच इज ए बेस्ट पाइप, मेटल पाइप या PVC पाइप? PVC पाइप एक मरतबा लगा देंगे आप तो उसकी जो है लाइफ लॉन्ग रहेगी, ओके, लॉन्गर टाइम के लिए वो रहेगा। बस उसमें क्या करना है आपको, एक मरतबा अंडरग्राउंड पाइपलाइन अगर आप कर देते हो, ऑब्वियसली अंडरग्राउंड ही चलती है आजकल, है ना, तो अंडरग्राउंड किसको बोलते समझ में आता है ना, पाइप ऊपर से नजर नहीं आएगा आपको, दीवार के अंदर से पास होता रहेगा वो प्लास्टिक की। तो वहाँ मेटल पाइप लगेगा ना सर? वहाँ मेटल पाइप लगेगा ना अंडरग्राउंड में? कहीं पे नहीं लगेगा मेटल पाइप। मेटल का पाइप का अभी ख़त्म ही हो गया है टोटल, क्योंकि मेटल एक्सपेंसिव हो गया है, दूसरा उसकी लाइफ भी लिमिटेड होती है। आफ्टर 15 ईयर्स आपको वो मेटल के पाइप सारे निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसमें जगह जगह से उसका लीकेज हो जाएगा, दीवार में जो है पानी रिसने लगेगा, फिर आपके घर में पानी रिसने लगेगा, ठीक है, लीकेज होगा वहाँ पे, वाटर का लीकेज होगा। सो दैट्स वाई नाउअडेज वी आर प्रेफरिंग पॉलीमर पाइप्स। अब पॉलीमर में भी कौन सा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब PVC में भी फिर दो टाइप्स के आते हैं, गर्म पानी के लिए अलग पाइप रहता है और ठंडे पानी के लिए अलग पाइप रहता है, UPVC एंड CPVC अगेन, ठीक है। CPVC गर्म पानी के लिए होता है, UPVC ठंडे पानी के लिए होता है। गर्म पानी वाला पाइप अगर आप देखना चाहते हो तो क्रीम कलर का रहता है, और ठंडे वाला पाइप जो रहता है, ठंडे पानी वाला पाइप जो रहता है वो वाइट कलर वाला रहता है, ठीक है। कि ये आजकल ये सारा चलता है, क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले जो हम मेटल का इस्तेमाल करते थे उसमें केमिकल रिएक्शन होता था वाटर के साथ, और इसकी वजह से उसमें डिस्ट्रक्शन होता था। और अभी आज हमने समझो मेटल का पाइप लगा भी लिया है, तो आफ्टर 15 ईयर्स 16 ईयर्स या मैक्सिमम 20 ईयर्स वहाँ वो जगह से उसके अंदर क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, कोरोजन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे लीकेज हो जाएगा, फिर आपकी दीवारों में पानी उसमें क्या होगा, लीक होने लगेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन फिर आपको जो सारा अंडरग्राउंड पाइप डाला हुआ था उसको निकालना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, नया पाइप लगाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर क्या है, अभी पॉलीमर का लगा लो, पॉलीमर को कुछ भी नहीं होता, कोई नो केमिकल रिएक्शन विल हैपन विद द वाटर। अगर 24/7 और सालों साल भी अगर वो पॉलीमर के पाइप से पानी अगर फ्लो होता रहेगा तब भी उसके अंदर किसी टाइप का कोई कोरोजन नहीं होगा पॉलीमर पाइप के अंदर। सो बिकॉज पॉलीमर्स आर नॉन रिएक्टिव विद द वाटर। तो इसी वजह से जो है केमिकल प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है कि कहाँ पे क्या चीज़ का यूज़ करना है, कौन से मटेरियल का यूज़ कहाँ पे सूटेबल रहेगा, वही जानने के लिए हम लोग जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तरीके से अभी जो है सा आपके पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह की प्रोसेसिंग होती है, उन सारी जगहों पे भी जो है केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल, मतलब हमको देखना पड़ता है कि कौन सा सब्सटेंस इसके अंदर से फ्लो होने वाला है, और जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके की है, वो किसके साथ रिएक्टिव है और किसके साथ नॉन रिएक्टिव है।
किसके साथ उसका केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जिन मटेरियल के साथ या जिन सब्सटेंसेस का के साथ उनका केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, उन्हीं सब्सटेंसेस का या उसी मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे पाइप बनाने के लिए, ताकि उस पाइप की लाइफ जो रहे वो ज़्यादा रहे या लॉन्गर टाइम के लिए वो सस्टेन करे। ओके, यही सेम सिचुएशन जो है आपके पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में आ गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आ गई, ठीक है, या फिर ऐसे सारे इंडस्ट्रीज जहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ, जिसको हाईली इनफ्लेमेबल हम लोग बोलते हैं, ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, उन सारी जगहों पे जो है आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी यहाँ पे देखो किस मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी, कुछ एक एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे। हमारे पास तो मटेरियल की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत बड़ी लिस्ट है। अभी यहाँ पे से हम सिर्फ कुछ एक का यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे उसको कि किसके अंदर किस तरीके की प्रॉपर्टी है। ओके, तो एल्यूमिनियम में क्या है, ये लाइट होता है, लाइट इन वेट होता है और स्ट्रेंथ भी इसकी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, अच्छी है। अभी एल्यूमिनियम का मेजर अगर एप्लीकेशन मैं आपको पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम कहाँ पे यूज़ होता है, बताइए। डे टू डे लाइफ के अंदर एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, क्या चीज़ बनाने में इस्तेमाल होता है? तो सबसे बड़ा जो इसका एप्लीकेशन है जो मैं सुनना चाह रहा था वो एयरक्राफ्ट से, एरोप्लेन्स। विदाउट एल्यूमिनियम जो है आपका एरोप्लेन नहीं बनेगा। एरोप्लेन बनाने के लिए एल्यूमिनियम के शीट्स का इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इन वेट और लाइटनेस, ठीक है। अभी एयरक्राफ्ट के अंदर या फिर एरोप्लेन के अंदर हमको सबसे जो क्या बोलेंगे, एक ऐसा पॉइंट जो उसको हम निगोशिएट या नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, उसका वेट, ओवरऑल वेट। हम कोशिश वहाँ पे ऐसी करते हैं कि वेट कितना मिनिमम रख सकें हम लोग एयरक्राफ्ट का, या एरोप्लेन का वेट कितना कम से कम रखा जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम अलॉयज का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इन वेट, ये लाइट वेट होता है इस वजह से। इसके बाद इसमें स्ट्रेंथ लाइट इन वेट रहता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ भी कम है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी उसकी ठीक ठाक है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है उसकी, आयरन के कंपेरेटिवली कम है ऑब्वियसली, बट जितनी इसकी डेंसिटी है या फिर जैसा इसका वेट है, वेट के प्रोपोर्शन में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेंथ ठीक ठाक मिल जाती है। देन इसके बाद दूसरा जो मटेरियल का टाइप है हमारा है रबर। अब रबर तो आप लोग बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, है ना। रेफ्रिजरेटर देखा है आपने, रेफ्रिजरेटर, आपके घर के अंदर का रेफ्रिजरेटर, अभी लेक्चर के बाद देखना आप लोग, उसका जो डोर होता है ना, डोर, उस डोर के ऊपर आपको एक रबर का जो है गैस्केट बोलते हैं उसको टेक्निकली, वो चिपका हुआ मिलेगा आपको डोर की सरफेस पे। वो क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इंसुलेशन मतलब क्या है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो एयर है वो बाहर नहीं आएगा। डोर जब आप क्लोज कर देंगे ना तो टोटली इंसुलेट कर देगा उसको, बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी, अंदर की हवा बाहर नहीं आएगी, ठीक है। तो वो गैस्केट बनाने के लिए काम में आता है। और भी बहुत सारी जगहों पे, जैसे आपके कार के विंडोज़ जहाँ पे ऊपर नीचे होते हैं ना, बटन से आप ऊपर नीचे करते हैं ना, वहाँ पे भी आपको जो है ये चीज़ देखने को मिलेगी। कार के डोर्स के अंदर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, गैस्केट, जो अभी मैंने बताया आपको, जैसा रेफ्रिजरेटर के डोर पे है ना, उसी तरीके से आपके कार के डोर्स पे भी मिलेगा। देन उसके बाद जो है इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, ओके। तो इसको जहाँ पे स्ट्रेच वगैरह करना है तो वो प्रॉपर्टी का हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन उसी के साथ साथ जो है बुश वगैरह बनाने में, जहाँ पे आपकी जो मशीन है जिसमें ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, मैकेनिकल लिंकेजेस की मूवमेंट की वजह से जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं और वाइब्रेशन की वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, तो उस नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए नीचे साइड में उसका जो बेस होता है ना, उसमें भी हम लोग रबर के बुश वगैरह बना के यूज़ करते हैं उसको। देन थर्ड जो टाइप है हमारे मटेरियल का वो है सिरेमिक्स। थर्मल रेजिस्टिविटी होती है उसकी, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो पुराने फ्यूजेस वगैरह रहेंगे, अगर आपने देखा होगा तो सिरेमिक के बने हुए होते हैं। अगेन और एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था स्पार्क प्लग का। स्पार्क प्लग भी जो है आपका सिरेमिक के बना हुआ होता है, उसका ऊपर का सरफेस। देन उसके बाद फोर्थ जो आपका मटेरियल है वो है स्टील। अगेन स्टील के अंदर जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। स्टील के अंदर क्या होती है, स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा रहेगी। देन स्टील की बाकी प्रॉपर्टीज़ तो हम पढ़ने ही वाले हैं अगले चैप्टर में डिटेल में। देन उसके बाद आते हैं कॉपर। कॉपर के अंदर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, कोरोजन नहीं होता है कॉपर में, खास बात है। अभी आप चाहे कॉपर को दिन भर पानी में छोड़ दो, रात भर पानी में छोड़ दो, किधर भी रखो, उसमें कोई कोरोजन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इज़ नॉन रिएक्टिव, केमिकली इनर्ट विद द वाटर। पानी के साथ उसका जो है कोई किसी टाइप का रिएक्शन नहीं होता है।
फिर उसके बाद लीड भी एक टाइप का मेटल है आपका, हाई डेंसिटी होती है उसकी, डक्टिलिटी भी ज़्यादा होती है इसमें। देन नायलॉन जो रोप वगैरह आप लोग देखते हैं ना, नायलॉन के रोप वगैरह, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसमें, टफनेस ज़्यादा है, ये पॉलीमर, ये आर्टिफिशियली बनता है। देन उसके बाद कास्ट आयरन का ही एक टाइप है, इसकी डैम्पिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो मशीन जहाँ पे ज़्यादा मैकेनिकल लिंकेजेस का मूवमेंट होता है, वहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो वहाँ पे जो है नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना, उसकी जो बॉडी होती है या लेग्स वगैरह होते हैं, वो बनाने के लिए कास्ट आयरन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये डैम्पिंग इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वाइब्रेशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। डैम्पिंग कैपेसिटी मतलब क्या है? वाइब्रेशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। देन उसके बाद लास्ट जो टाइप है हमारे मटेरियल का, वो है वुड, लाकड़। इसमें इंसुलेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस इसके अंदर होता है ना। ये सारे प्रॉपर्टीज है इसमें अलग अलग। तो फर्नीचर वगैरह बनाने करने में ये वुड का इस्तेमाल होता है। सर तो ये लीड कुछ में डक्टिलिटी होती है क्या? हाँ, डक्टिलिटी होती है ना इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये कुछ एक मटेरियल्स के जो है बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी उसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। सिर्फ हमने अभी प्रॉपर्टीज देखे ना, तो अभी यहाँ पे देखो उसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम कहाँ पे यूज होता है? एल्यूमिनियम के फॉइल मतलब चपाती वगैरह होटल से पार्सल कभी लेकर गए हो आप? यस सर। यस सर। वो जो पेपर में सिल्वर कलर का जो पेपर, पतला सा एक पेपर होता है ना, उसके अंदर रैप करके देता है आपको, लपेट के देता है, राइट? यस सर। वो जो सिल्वर कलर का पेपर है उसको फॉइल पेपर बोलते हैं, और वो एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ठीक है। वो एल्यूमिनियम का बना होता है, पतला सा जो पेपर, वो आपकी चपाती को गर्म रखने का काम करता है ना। इसलिए जो है वो उसको हम लोग वहाँ पे रैप कर रहे हैं। देन उसके बाद एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम का। विंडो के फ्रेम का, जिसने भी बोला ना, विंडो के और डोर के फ्रेम्स बनाने के लिए, अगेन जो है फ्रेम्स बनाने में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल करेक्ट बोला था जिसने भी बोला है। रबर्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं? टायर्स बनाने में यूज़ हो रहे हैं, सील्स बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, गैस्केट बनाने में, जैसा मैंने रेफ्रिजरेटर का आपको एग्जांपल दिया, रेफ्रिजरेटर के डोर के ऊपर गैस्केट लगा होता है। अगेन जो है आपके कार के डोर्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी गैस्केट वगैरह लगा होता है। बुशेस वगैरह बनाने में भी होता है। यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बड़े बड़े हेवी मशीन्स होते हैं जिसमें वाइब्रेशंस होता है, उसके नीचे अगर आप देखोगे जहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट, मशीन का कॉन्टैक्ट अर्थ से होने वाला है, वहाँ पे क्या करते हैं? रबर के बुश का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो वाइब्रेशंस को रिड्यूस कर सके, डैम्प कर सके वाइब्रेशंस को। सिरेमिक्स जो है फर्नेसेस के अंदर होता है, ब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, फर्नेस के ब्रिक्स बनाने में होता है। अगेन जो है फ्यूजेस वगैरह बनाने में होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एप्लीकेशंस में होता है, फ्यूज़ वगैरह बनाने करने में। या फिर बड़े बड़े जो आप लोग ये हाई टेंशन वायर्स जो देखते हैं ना, बड़े बड़े टावर्स जो देखते हैं आप लोग, बड़े जहाँ ट्रांसमिशन वाले, तो उसके अंदर वो ब्राउन कलर के जो आपको नज़र आते हैं ना, ब्राउन कलर का जो आपको कंपोनेंट नज़र आता है, वो भी सिरेमिक का ही बना हुआ होता है, क्योंकि वो क्या है आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे सिरेमिक का इस्तेमाल हो रहा है। स्पार्क प्लग के अंदर सिरेमिक का इस्तेमाल हो रहा है। स्टील सेक्शंस बनाने में, सेक्शंस कहाँ पे यूज़ होते हैं? बिल्डिंग बनाने के लिए होते हैं। आमतौर पे इंडिया में तो जो है स्टील के जो स्ट्रक्चर्स है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सिर्फ जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है जहाँ पे शेडिंग वगैरह की जाती है, शेडिंग किसकी? अपने ये टीन वाली शेडिंग जहाँ पे की जाती है, टेम्पररी जो स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाते हैं, वहाँ पे ही आपको ये सेक्शंस देखने को मिलेंगे, टी सेक्शन, आई सेक्शन, एस सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शंस बनाने में स्टील का इस्तेमाल होता है। पाइप्स बनाने में स्टील का इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े पाइप्स, ठीक है। जहाँ आपका जो है मान लीजिए क्या है, डैम्प वगैरह है, डैम्प से क्या करेंगे आप लोग? पानी को लेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? वाटर फिल्ट्रेशन सेंटर पर लेकर जाएंगे। फिर वाटर फिल्ट्रेशन सेंटर से निकाल के आपका जो भी लोकेलिटी है जहाँ पे लोग रहते हैं, आबादी जिसको बोलेंगे हम लोग, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो पाइप्स का इस्तेमाल होता है वो भी स्टील के बने हुए होते हैं। देन उसके बाद कॉपर के पाइप्स बनते हैं, केबल्स बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए, वाइंडिंग्स में भी इस्तेमाल होता है कॉपर। देन लीड, स्टोरेज बैटरीज, जो आपके बैटरीज है ना मोबाइल के अंदर की होगी, या जो स्मॉल बैटरीज आते हैं, वो सब बैटरीज के अंदर जो है लीड का इस्तेमाल होता है। रेडिएशन प्रोटेक्शन के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है, बालास्ट के तौर पे। बुलेट्स बनाने में भी लीड का इस्तेमाल होता है। देन नायलॉन के रोप्स बनते हैं, क्लोथ के अंदर भी नायलॉन का इस्तेमाल होता है। कास्ट आयरन इंजन के ब्लॉक्स बनाने में, वॉल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। वुड फर्नीचर और डेक बनाने में इस्तेमाल होता है। ये पहले इसमें हमने एप्लीकेशन देखे हैं, और दूसरे इसमें क्या देखा है उसका, पहले इसमें प्रॉपर्टीज़ देखे हम लोग, और दूसरे इसमें क्या देखा है उसका, एप्लीकेशन देखा है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। मटेरियल विद द ग्रेटेस्ट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी
वाले जो है कुछ 4 एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग मेटल्स के। तो गोल्ड की डेंसिटी अगर हम देखेंगे तो 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये गोल्ड की डेंसिटी है, सबसे हाईएस्ट है। यूरेनियम का अगर हम देखेंगे तो यूरेनियम का 19,100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो यूरेनियम की डेंसिटी भी सेकंड नंबर पे आती है। फिर उसके बाद लीड का अगर हम देखेंगे तो 11,340 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये लीड जो है थर्ड नंबर पे अपनी पोजीशन बनाता है। फिर उसके बाद स्टील अगर हम देखेंगे तो स्टील की जो डेंसिटी होती है 7,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं जो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है और सबसे लोवेस्ट डेंसिटी वाला सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन पे है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो स्टील की जो डेंसिटी है सबसे कम है, मगर अगर स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है इसमें, ये चारों मेटल्स में या चारों मेटल्स में। हाँ, अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा स्टील की है, बट डेंसिटी अगर आप देखोगे चारों में तो सबसे कम डेंसिटी स्टील की है। ओके, यस सर। अभी आगे हम देखने वाले द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा है? कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर, स्पाइडर वेब और हाई स्ट्रेंथ स्टील। तो कार्बन फाइबर का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि जो बाइसाइकिल्स आते हैं, छोटे जो साइकिल होती हैं, वो बड़े बड़े अगर आप एक्सपेंसिव कंपनीज़ के अगर आप देखोगे तो उनके जो साइकिल्स होते हैं उसका जो फ्रेम बना होता है वो कार्बन फाइबर का था, है ना। ये एग्जांपल भी मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा एग्जांपल मैंने टाटा नैनो का बताया था, उसकी जो बॉडी बनी हुई है वो कार्बन फाइबर मटेरियल की बनी हुई है, बताया था मैंने, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरीके से ग्लास फाइबर भी इस्तेमाल होता है। ग्लास फाइबर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आपके जो केबल्स वगैरह होते हैं ना, केबल्स वगैरह बनाने के अंदर ग्लास फाइबर इस्तेमाल होता है। और ट्रांसपेरेंट जो शीट्स वगैरह आते हैं ना, उसके अंदर भी ग्लास फाइबर का इस्तेमाल होता है। स्पाइडर वेब, आपका जो मकड़ी का जो जाला होता है ना, स्पाइडर्स जो घर में बनाते हैं ना आपके, उसकी भी स्ट्रेंथ यहाँ पे बताइए। और ये कार्बन के नैनो ट्यूब्स हैं, अब ये कार्बन के नैनो ट्यूब्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है? 62,000 मेगापास्कल्स। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है उसकी? 48,000 किलो न्यूटन मीटर पर किलोग्राम। तरीके से जो है यहाँ पे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूटीएस मशीन। अब ये यूटीएस मशीन क्या है? सॉम का जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो। यूटीएस, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम, ठीक है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर आप क्या करोगे? अलग अलग मेटल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट करोगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है ना आपका, है ना इस सेमेस्टर में? यस सर। यस सर। उसके अंदर आपको एक प्रैक्टिकल है, उसके अंदर क्या करना है आपको? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उस मशीन के ऊपर जाना है और अलग अलग मटेरियल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करना है, वो पता करना है आपको। ओके, वहाँ पे आपको अलग अलग मटेरियल सेट लगाने होंगे, उसके ऊपर लोड करने होंगे उस मशीन के ऊपर, और टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्लाई करनी होगी। और जिस पॉइंट के ऊपर उस मटेरियल में फ्रैक्चर आएगा वो टूट जाएगा, तो वो क्या रहेगा? उसका लास्ट पॉइंट रहेगा, उसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी, मतलब उतना वो लोड को सस्टेन कर सकता है। और उस लोड से अगर ज़्यादा हमने लोड उसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं। तो कार्बन नैनो फाइबर के अंदर 62,000 मेगापास्कल का है, कार्बन फाइबर के अंदर 5,650 का है, ग्लास फाइबर के अंदर 4,700 का है, स्पाइडर वेब जो होता है उसके अंदर 1,000 का है, और हाई टेंसाइल स्टील जो है उसके अंदर 1200 मेगापास्कल की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिए हैं इसके। कंडक्टर, कंडक्टिविटी अब यहाँ पे है, देखो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात चल रही है यहाँ पे। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये 4 मेटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अब सिल्वर जो है वो एक्सपेंसिव है, उसको जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, हालांकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी है। बट सिल्वर के बाद आता है नंबर कॉपर का। तो कॉपर जो है अफोर्डेबल था, मतलब अभी जो है वो भी जो है महंगा होता जा रहा है, डे बाय डे जो है कॉपर का रेट भी जो है बढ़ता जा रहा है। तो कॉपर भी जो है अभी मतलब क्या बोलेंगे हम उसको भी जो है रिप्लेस कर रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी जो है आपका 4th नंबर पे आता है। तो अभी जो नए फैंस आते हैं, जो चीप इन द कॉस्ट होते हैं, जो सस्ते वाले फैंस आते हैं, उसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पे एल्यूमिनियम की वाइंडिंग आपको मिलेगी इंस्टेड ऑफ द कॉपर वाइंडिंग। जो पहले कॉपर की आया करती थी, अभी वो एल्यूमिनियम की मिलने लगी है। क्यों एल्यूमिनियम की मिलने लगी है? क्योंकि कॉपर का जो रेट है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अभी एल्यूमिनियम थोड़ा सा सस्ता है, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि एल्यूमिनियम भी महंगा हो जाएगा, फिर इसका कुछ ना कुछ और अल्टरनेट निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे
कुछ एक एग्जांपल दिए हुए हैं मेटल्स के। अब प्रोसेसेस यहाँ पे बताए हैं, जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी मटेरियल को रॉ फॉर्म से या रॉ शेप से फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर या फिनिश्ड फॉर्म के अंदर अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं आपके पास। पहला है फोर्जिंग, दूसरा है कास्टिंग और तीसरा है मशीनिंग, राइट। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर, याद है आप लोगों को? यस ओके, तो वही है यहाँ पे फोर्जिंग। व्हाट इज फोर्जिंग? A manufacturing process where metal is shaped by plastic deformation under the great pressure into high strength parts। ठीक है, फोर्जिंग में क्या करते हैं हम लोग, हैमरिंग वगैरह जो है ना, हैमर करके, अगर हम जैसा ब्लैक स्मिथ देखा ना, लोहार जो रोड साइड में होता है ना, लोहार देखा है ना आप लोगों ने, लोहार को, ब्लैक स्मिथ। हाँ, वो क्या करता है, मेटल को हीट करता है, उसके ऊपर हैमरिंग करता है, हथौड़ी से मारते हैं ना उसके ऊपर। यस सर। होता है उससे वो जो है अपना शेप चेंज कर देता है, और जो ब्लैक स्मिथ होता है वो जो शेप में उसको डिफॉर्म करना है उसी एंगल में, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, उसके ऊपर हैमरिंग करेगा ताकि उसको जो शेप चाहिए उस शेप में उस मटेरियल को डिफॉर्म कर सके। देन उसके बाद कास्टिंग में मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या रहेगा, एक वुड का बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स के अंदर आप क्या करेंगे, सैंड फिल कर देंगे, उस सैंड के अंदर क्या करेंगे, कैविटी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कैविटी लिखा हुआ, कैविटी बनाएंगे। देन उस कैविटी में क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को पोर कर देंगे, मोल्टन मेटल से उस कैविटी को फिल कर देंगे। ठीक है, अब पोरिंग और इंजेक्शन मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कंटेनिंग कैविटी विद द डिजायर्ड शेप। कैविटी पहले हम क्या करेंगे, सैंड के बॉक्स के अंदर कैविटी बना देंगे, जिस शेप के अंदर हमको प्रोडक्ट चाहिए उस शेप की कैविटी बना देंगे। फिर उस शेप में क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को पोर कर देंगे, मोल्टन मेटल को फिल कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर कुछ समय बाद क्या करेंगे, उस बॉक्स को तोड़ देंगे, सैंड को भी ब्रेक कर देंगे और वहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से कास्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। देन उसके बाद मशीनिंग तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था लास्ट लेक्चर में कि जैसा लेथ मशीन वगैरह है जिसके ऊपर हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो मशीनिंग भी है। मशीनिंग की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रॉ शेप के मटेरियल को फिनिश्ड शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड शेप के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके।